टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग। K stands for knowledge, skills, aptitude. बड़े थे मतलब कर K stands for knowledge, S for skill, A for attitude। हिंदी में ज्ञान, नॉलेज मतलब ज्ञान, S मतलब कौशल और A एटीट्यूड का मतलब अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब सोचने का तरीका। ठीक है, तो आपको एज अ मैनेजर नियुक्त करने के पहले और आपको एज अ मैनेजर अपने अधीनस्थों में इन 3 चीजों का परिवर्तन लाना है, ज्ञान का, कौशल का और अभिवृत्ति का। ठीक है, अभिवृत्ति की आवश्यकता संगठन के बगल में लिखा है हायर लेवल पे पड़ती है, उच्चतम स्तर पर पड़ती है। ठीक है, नीचे संगठनों में मुख्य काम ज्ञान और कौशल का ही होता है, नॉलेज और स्किल का ही होता है। ज्ञानार्जन का सबसे सरल तरीका, पूछ रहा हूं मैं आपसे, पढ़ना। ज्ञानार्जन का सबसे सरल तरीका है पढ़ना। अब आप ट्रेनिंग की तकनीकों में जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे वैसे वैसे ज्ञान का विस्तार कम होता चला जाएगा और क्या बढ़ेगी। बोर्ड पे लिखा है, तुक्का नहीं मारना, उत्तर बोर्ड पे लिखा है, क्या बढ़ेगा? या का लिखा है? गहराई बढ़ेगी। ज्ञान की तकनीकों में मतलब ज्ञानार्जन की तकनीकों में जैसे जैसे आप नीचे की ओर आएंगे वो तकनीक आपके ज्ञान की गहराई बढ़ा रही होगी लेकिन विस्तार कम होता चला जाएगा। ठीक है, सीखने के लिए मूल मंत्र है इतना कमजोर कॉन्फिडेंस होगा तो कैसे काम चलेगा। उत्तर देते ही शायर लगा दिए। रीडिंग सर, पढ़ना पड़ेगा। कितनी इंद्रियां होती हैं?
सिक्स्थ सेंसरी होता है, छठी इंद्री होती है। तो छठी इंद्री क्या है? छठी इंद्री है इंट्यूशन, आत्मा की आवाज। तो छठी इंद्री। खैर, सीखने के जिस तरीके में आपकी जितनी ज्यादा इंद्रियां इन्वॉल्व होंगी, जितनी ज्यादा इंद्रियां इन्वॉल्व करेंगे आप उतना ज्यादा सीख रहे होंगे, उतना ज्यादा सीख रहे होंगे। क्योंकि आपके ब्रेन को सीखना, किसको? ब्रेन को उतने अलग अलग जगह से सिग्नल जा रहा होगा, वो रीइंफोर्स कर रहा होगा। आंख से भी गया, नाक से भी गया, कान से भी गया, हाथ से भी गया, सब जगह से जा रहा है। तो एक सिग्नल को दूसरा सिग्नल रीइंफोर्स करता है, उसका पुनर्बलन करता है ना? उतना दिमाग में वो स्थायी स्थान बनाता है। पहली टेक्निक है पढ़ना। पढ़ना सबसे सरल है और इसमें सबसे ज्यादा ज्ञान अर्जन हो सकता है, सबसे ज्यादा। पढ़ने में लेकिन कितनी इंद्रियां काम कर रही होती हैं? तीन। कौन कौन? कान कैसे पढ़ने में काम करता है? बोल के पढ़ेंगे तो बोल के पढ़ोगे तो जीभ भी तुम बोलोगे, स्वाद, टेस्ट तो चार हो गए। जितना बोल के पढ़ोगे उतना कम याद होगा, जितना बोल के पढ़ोगे उतना कम याद होगा, क्योंकि उतना आपका कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा। आपने देखा होगा बोल के वो लोग पढ़ते हैं जिनको बिना बोले पढ़ने में नींद आती है, इसलिए जोर से बोल बोल के पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग का कंसंट्रेशन दो क्रियाओं में लग जाता है, पढ़ने में और फिर बोलने में। दो एक्टिविटी करने लगते हो ना, एक साथ जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेंगे कंसंट्रेशन उतना कम होता चला है। बहुत सारे लोग हैं छत में किताब लेके टहलते टहलते पढ़ते हैं, वो सेकंड डिवीजन के ऊपर कभी नहीं आए होंगे, आपने देखा होगा, पता लगे सेकंड डिवीजन के ऊपर कभी नहीं आए। आप में से होंगे ना, देखा उनका रिजल्ट पूछ लीजिए। नहीं, इन्वॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ब्रेन की कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करोगे, डाइवर्ट नहीं करना है, रीइंफोर्स के लिए जाना है ना। ब्रेन से एक साथ दो काम लोगे तो कहां से सीख पाएगा वो? रीइंफोर्समेंट थोड़ी हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन आधा हो रहा है। एक इंद्रिय आपकी काम कर रही है, वो है आंख। दूसरी कभी कभी काम करती है जब आप पन्ना पलट रहे होते हो, पर वो ज्ञानार्जन का काम नहीं कर रही, ज्ञान अर्जन का काम नहीं कर रही, कर रही वो तो पन्ना पलटने में इस्तेमाल हो रही, पढ़ने में थोड़ी इस्तेमाल हो रही। इसलिए कहते हैं कि पढ़ने के लिए ऑडियो विजुअल तरीका बेहतर होता है। आपको आंख से दिख भी रहा हो और कान से सुनाई भी दे। लोगों को किताब पढ़ने में मजा आए ना आए, लेकिन न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं, ढूंढते हैं सवेरे सवेरे, जैसे चाय ढूंढते हैं वैसे अखबार ढूंढते हैं। उसमें गंध, महक का योगदान होता है। मिट्टी के तेल की एक महक आती है नए नए अखबार में, उसका एक नशा होता है। कुछ लोगों को कोरेक्स का नशा होता है, कुछ लोग थिनर सुनते हैं, कुछ लोग आयोडेक्स छानते हैं, डबल ओडेक्स बनाते हैं। आजकल आप लोग ई पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसका इंटेक बहुत कम है, उसका इंटेक बहुत कम है। हालांकि वो इंटेक और कम इसलिए हो जाता है क्योंकि आंख को स्ट्रेन ज्यादा मिलता है ना। लेकिन न्यूज़पेपर से या किताब से जो बंदा पढ़ता है उसको ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि उसकी एक और इंद्रिय इन्वॉल्व होने लगती है।
रीडिंग सबसे सरल तरीका है। ल्यूसेंट की किताब है, कितना दिन लगेगा उसको पढ़ने में? एक तरफ से पढ़ना चालू करो। रटना नहीं, मैं बोल रहा हूं पढ़ना। 15 दिन, 2 दिन कोशिश करिएगा, एक दिन में खत्म हो। कोशिश कर लीजिए, एक दिन में खत्म। इतनी मोटी नॉवेल एक दिन में नहीं खत्म हो जाती। चलिए 2 दिन ले लेते हैं, तो 2 दिन में आपके पास विश्व का समस्त ज्ञान है, टोटल नॉलेज है ल्यूसेंट में, सब आ गया। भाई आवा कुछ नहीं, पढ़े बता ज्ञान का विस्तार है, गहराई नहीं। इसलिए आप यहां बैठे होते हैं। व्याख्यान अब आपकी 2 इंद्री काम कर रही हैं, आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, 2 इंद्री काम कर रही है ना। इसलिए ज्ञान की गहराई बढ़ गई, लेकिन विस्तार घट गया। मेरे पास जिस किताब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उस किताब में कुछ लिखा हुआ है, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वो कुल 1.5 पेज में है। ट्रेनिंग का पूरा टॉपिक कुल जमा 1.5 पेज में है, वो मैं आपको कल से पढ़ा रहा हूँ। आप पढ़ लिए होते तो 10 मिनट लगता, कुल 10 मिनट में ट्रेनिंग का टॉपिक खत्म हो गया होता और आप पटवारी बन गए। लेकिन मैंने 2 घंटा लगाया सबको पढ़ाने में, विस्तार कम हो लेकिन गहराई बढ़ गई। ठीक है, अब जैसे जैसे हम टेक्निक आगे बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे ब्रेड्थ कम होती चली जाएगी, कम हो रही ना, गहराई बढ़ती चली जाएगी। अगली विधि है अब चालू हो रहा है आपका टॉपिक, है ना, अभी तक नहीं चल रहा। सिंडिकेट मेथड, हिंदी में सिंडिकेट लिख लेंगे। ये दोनों ट्रेनिंग के बहुत पुराने मेथड हैं, रीडिंग और लेक्चर। ट्रेनिंग की आधुनिक विधियों के विस्तार में पहला मेथड जो विकसित हुआ वो सिंडिकेट मेथड था। ये आपसे पूछेगा नहीं पर लिख लीजिए। इस विधि का विकास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हिनले ऑन टेम्स ने किया। ये कॉलेज कहाँ होगा? ब्रिटेन में क्यों होगा? और मैं शहर का नाम पूछ रहा हूँ, देश का नाम थोड़ी पूछ। उत्तर लिखा है उसके नाम में। और बोला लंदन क्यों? हाँ, लंदन कौन सी नदी के किनारे? और ये भी टेम्स नदी के किनारे लिखा है, उसके नाम में लिखा हुआ है हिनले ऑन टेम्स। लंदन में है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, यहाँ सिंडिकेट मेथड का विकास हुआ है।
सिंडिकेट मेथड में एक छोटे से प्रशिक्षुओं के समूह को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। छोटे से प्रशिक्षुओं के, जो प्रशिक्षण ले रहा होता है उसको प्रशिक्षु कहते हैं, ट्रेनी। जो प्रशिक्षण दे रहा होता है उसको प्रशिक्षक कहते हैं, ट्रेनर। अभी वो एक दुर्घटना हुई थी जब आपने एक शब्द सुना होगा ये वाला, है ना, ट्रेनी एंड ट्रेनर। हवाई जहाज दुर्घटना हुई थी ना, सुने थे ना, प्रशिक्षु बच गया था, प्रशिक्षक शहीद हो गया। एक छोटे से प्रशिक्षुओं के समूह को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। अ स्टडी प्रोजेक्ट इज अलॉटेड टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रेनीज। स्मॉल ग्रुप मीन्स ग्रुप ऑफ 3 to 5 पीपल, 3 से 5 लोगों का समूह है। और फिर इस प्रोजेक्ट पर प्रशिक्षकों की सहायता से गहराई से अध्ययन किया जाता है। The group is required to make in-depth study with the help of faculty members. With the help of faculty members. ये प्रोजेक्ट फाइनेंस से संबंधित हो सकता है, प्रोडक्शन से संबंधित हो सकता है, कॉस्टिंग से संबंधित हो सकता है, मार्केटिंग से संबंधित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने आपको एक दे दिया कि आप बताइए कि इस कंपनी में सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। एक प्रोजेक्ट दे दिया, अब आप बनाइए कि क्या कर सकते हैं, है ना। या कैश फ्लो एनालिसिस आपने पढ़ी है, नकद प्रवाह विश्लेषण, है ना। एक नकद प्रवाह विश्लेषण कैसे बनाएंगे, बना डालिए आप 100 करोड़ रुपये का एक कंपनी के लिए, अल्ट्राटेक के लिए, और फिर उसके बारे में गहराई से अध्ययन करें। डिपेंडिंग अपॉन कि हम आपको कहाँ का मैनेजर नियुक्त कर रहे हैं ना, मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग का प्रोजेक्ट देंगे, फाइनेंस पे कर रहे हैं तो फाइनेंस का प्रोजेक्ट देंगे, और फिर उस प्रोजेक्ट पर फैकल्टी मेंबर्स के साथ आपकी गहन चर्चा होगी। इससे क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना। इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रशिक्षण की सहभागी विधि है। दिस इज अ पार्टिसिपेंट टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग। वो पूछ सकता है निम्न में से कौन सी सहभागी विधि है प्रशिक्षण की, या कौन सी सहभागी विधि नहीं। और ये 2 तरह से काम करती है, एक ज्ञानार्जन, दूसरी समस्या निदान। It has 2 functions, knowledge gathering and problem solving. ज्ञानार्जन और समस्या निदान। नेक्स्ट, प्रकरण अध्ययन, केस स्टडी। प्रकरण अध्ययन, केस स्टडी। इस विधि में संगठन के एक वास्तविक प्रकरण का गहराई से अध्ययन किया जाता है। इंटेंसिव एंड इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर actual case is done. It gives first hand experience of
मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, इससे किसी प्रबंधकीय समस्या का वास्तविक अनुभव होता है। इसके बाद प्रकरण पर समूह चर्चा होती है प्रशिक्षकों के साथ। It is followed by a group discussion under the direction of faculty members. Group discussion under the direction of faculty members. कोई एक घटना हुई, मतलब इसमें सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा, कोई एक प्रकरण हुआ कंपनी में, जैसे मान लीजिए कि रिटेन्ड अर्निंग आपने पढ़ी है, पढ़े क्या है? वो लाभ जिसका लाभांश शेयर धारकों को न दिया जाकर कंपनी अपने पास रोक ली। कंपनी अपने पास लाभ क्यों रोकती है? भविष्य का निवेश और व्यवसाय के विस्तार के लिए, है ना। ऐसे ही एक होता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या है? कंपनी के पास तात्कालिक खर्चों के भुगतान के लिए जो नकद उपलब्ध है, जो रोक के रखा है उसने अपने पास, वो कैश इन हैंड है ना। मतलब कुल रुपया जितना आपके पास है, ठीक है। अब रुपया आपने क्यों रोक के रखा है? आपके पास रुपया क्यों रोक के रुका हुआ है? आपने क्यों उसकी एफडी नहीं कराई? क्यों विकास पत्र नहीं खरीदा? क्यों शेयर नहीं खरीदा? क्यों जमीन नहीं खरीदी? आपने उसका निवेश क्यों नहीं किया है? जरूरत पड़ सकती है। इन अदर वर्ड्स, करंट एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए, तात्कालिक व्ययों के भुगतान के लिए आपने रोक रखा है। बाकी पैसा आप कहीं निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो। जाहिर है जितना कैश इन हैंड आपने रोक करके रखा है, आप जानते हैं एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, मुद्रा का समयानुसार मूल्य, है ना। वो पैसा जो आपने अपने पास रोक कर रखा है, वो डीजेनरेट हो रहा है, उसका मूल्य निरंतर घट रहा है। वो पैसा जो आपने निवेश कर दिया है, उसका मूल्य कम से कम संभावना तो है कि बढ़ रहा है, डूब भी सकता है, डूबने की भी रिस्क है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने निवेश कहाँ किया है। आप सरकार के बॉन्ड में निवेश किए हो तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है, पर बहुत सीमित मात्रा में बढ़ेगा। और चिटफंड कंपनी को दे दिए हो तो डबल भी हो सकता है, डूब भी सकता है। जहाँ रिटर्न ज्यादा होगा वहाँ रिस्क ज्यादा होगा, है ना। ठीक है, तो भलाई इसमें है कि आप कैश इन हैंड अपने पास न रखिए, आप वो बराबर है, आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए। एक कंपनी में एक फाइनेंस मैनेजर ने, एक केस में बता रहा हूँ समझना कैसे। इस कंपनी ने, एक फाइनेंस मैनेजर ने ये अंदाजा लगाया कि अगले 10 दिन में कुछ ऐसा होने वाला है कि कच्चे तेल की या उसके किसी भी कच्चे माल की, रॉ मटेरियल जो यूज करता है, उसकी कीमत में टेम्परेरी बहुत तेजी के साथ गिरावट आएगी। आप भी सोच सकते हो कि अभी बाजार में कुछ कुछ होगा जिससे कि शेयर बाजार अचानक से धड़ाम से गिर जाएगा, कुछ कुछ होता रहता है ना। तो हम अपने पास पैसा रोक के रखे रहेंगे, तो जैसे शेयर बाजार गिरेगा तो अच्छे वाले शेयर खरीद लेंगे, और फिर जब चढ़ेगा, और चढ़ेगा तो है ये तो साइकिल है, गिरेगा तो चढ़ेगा, चढ़ेगा तो गिरेगा, है ना, तो फिर बेच देंगे। तो उस कंपनी के मैनेजर ने 100 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए, वॉट एवर दी मनी, कैश इन हैंड रोक लिया 15 दिन इंतजार करने के लिए। इस
अंदाजे में कि कीमत गिरेगी, और कीमत नहीं गिरी, कीमत नहीं गिरी। वो जो 10 या 100 करोड़ रुपए उसने रोक रखा था वो तो घाटे में चला गया, कंपनी को लॉस हो गया। ये एक एक्चुअल केस है ना? हम केस स्टडी में इसी प्रकरण को उठा करके दे देते हैं ट्रेनीज के समूह को कि आप बताइए कि मैनेजर का ये निर्णय सही था कि गलत था, आप इन डेप्थ स्टडी कीजिए। और फिर उसके बाद इस पर ग्रुप डिस्कशन होता है, सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं, फिर फैकल्टी मेंबर्स गाइड करते हैं। दिस इज केस स्टडी मेथड कि क्या करना चाहिए था, सही था कि गलत था, है ना। एक बार अगर आप गलती कर देते हो, आपसे कोई भी गलती हो गई, इस धरती में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो आपका समर्थन कर रहा होगा। कोई होगा? अर्शदीप ने 1 ओवर में 5 नो बॉल फेंकी, कोई था जो उसका समर्थन कर रहा? The captain said कि it is a crime। हार्दिक पांड्या ने कहा कि ये अपराध है, बट राहुल द्रविड़ सेड कि बच्चे हैं, सीख रहे हैं, समय के साथ सीख रहे हैं। आप गलती करोगे तो दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। अब बहुत देर कहीं कि हम तो का बताए जा रहे हैं, हम पहले कह रहे नहीं कि है वो, भले मिला ना हो 6 साल से, मैं कही कि हम जानत रहे। इन डेप्थ स्टडी इसी बात की कि क्या उसका निर्णय सही था कि गलत था। ठीक है, सही भी हो सकता है भाई, वो तो रिस्क लिया था, अब नहीं गिरी कीमत तो क्या करेंगे। अगर गिर गई होती कीमत तो तुम वाहवाही करते उसको, है ना, बोनस दे रहे होते, पुरस्कार दे रहे होते। अब बेचारे का निर्णय गलत हो गया तो पीछे पड़ गए। हर निर्णय में रिस्क तो है ही, व्यवसाय में है, आप धंधे में है ना, समझ गए। इंसिडेंस मेथड, इंसिडेंस को हिंदी में कहते हैं घटना, घटना। बाकी हिंदी में मैं आपसे बार बार अनुरोध कर चुका हूं, कर्मचारी चयन मंडल कुछ भी कर सकता है। केस स्टडी में हमने एक वास्तविक घटना ली थी जो हो गया। इंसिडेंस मेथड में हम एक काल्पनिक समस्या आपको देते हैं। एक लिखा है इंसिडेंस मेथड में प्रशिक्षुओं को एक काल्पनिक प्रबंधकीय समस्या दी जाती है और उन्हें उसका हल ढूंढने के लिए कहा जाता है। The trainees are provided with facts relating to a managerial problem. Facts relating to a managerial problem and are asked to find a solution. एक काल्पनिक समस्या से संबंधित सारी जानकारियां, तथ्य वथ्य जो हो सकती हैं सब दे देते हैं और कहते हैं कि आप इसका निदान खोजिए। आपको आधे घंटे का समय दिया गया, आप क्या करेंगे बताइए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आ गई है, ऐसा है, आग लग गई है, एक 11वें माले पे एक परिवार फंसा हुआ है, आप नगर निगम के फायर फाइटिंग मैनेजर हैं, आपके पास जो फायर ब्रिगेड है वो 6 मंजिल तक की जाती है, उसकी सीढ़ी उसके ऊपर नहीं जाती है। आप बताइए कि क्या करेंगे। दरोगा का इंटरव्यू देने जाओगे तो क्या होता है, रीजनिंग में आता भी है, रीजनिंग में क्वेश्चन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अगर आप सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे ये पूछेगा ही पूछेगा पक्का 100% कि आप अकेले गए हो, अपने एक सिपाही को मोटरसाइकिल बैठा करके गांव की गश्त पर जा रहे थे, रात के 12:30 बजे हुए थे, आपको सूचना मिली फलाने गांव में गांव को चारों तरफ से डकैतों ने घेर लिया। आप अकेले हो, आपके पास सिपाही है, सिपाही के पास डंडा है, आपके पास रिवॉल्वर है, आप क्या करेंगे बताइए। या आपको एक हिंसक भीड़ ने घेर लिया है, आप अकेले पुलिस वाले हैं
और वो सब आपकी जान ले लेने पर आमादा है, आप क्या करेंगे बताइए? आपके पास रिवॉल्वर है और उसमें 6 गोलियां हैं, उसके अलावा 24 गोली आपके पास है, वो लोग 15 आदमी हैं, क्या करेंगे बताइए? उसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। चाहे जो हो जाए गोली नहीं चलाना, चाहे जो गोली नहीं चलाना, ये ध्यान रखिए, है ना। जब सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, इंटरव्यू में ये आपसे प्रश्न पूछेगा तो गोली नहीं चलाना है, चाहे आपकी जान चली जाए, है ना। हालांकि ये नहीं बोलना कि मर जाएंगे, अपने आप को किसी तरह जिंदा रखना है, पर गोली नहीं चलाना है ना। वो आपसे जानना चाहता है कि आपके अंदर कितनी हिंसा है। आप रिवॉल्वर का उपयोग करोगे कि नहीं करोगे, और आपको नागरिकों पर गोली नहीं चलाना है, चाहे जो हो जाए। आप हाथ जोड़ोगे, कुछ भी बताते रहना है ना, सर ये करेंगे फिर ये करेंगे, पर गोली नहीं चलाना, चाहे जो हो जाए। तो ऐसी ही एक समस्या आपको दे दी गई, फिर आपसे कहा गया कि ये नाउ एक्सप्लेन। अब आपने ये जो सॉल्यूशन बताया, ये सॉल्यूशन क्यों बताया, और पर अब इसमें पूरा ग्रुप आपसे सवाल पूछेगा कि ये क्यों नहीं किए, फिर ये क्यों नहीं किए, फिर ऐसा करोगे तो इसका यह होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको अपना निर्णय सिद्ध करना, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है ना। आपको हम मैनेजर बनाने वाले हैं। मैंने बार बार आपसे अनुरोध किया, जब तक परीक्षा आपकी नहीं हो जाती है तब तक आप 25 सवालों के लिए क्या हैं, मैनेजर हैं, है ना। एक कंपनी के मैनेजर हैं। जब परीक्षा दे दीजिएगा तब सोचिएगा कि पटवारी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप मैनेजर हैं, ठीक है। तो अब आपको सिद्ध करना है साहब, ठीक। कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, इसकी कोई हिंदी नहीं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में प्रशिक्षुओं को पहले लेक्चर या व्याख्यान के माध्यम से जानकारी दी जाती है। The trainees are subjected to introductory lectures उसके पश्चात उनका विभाग या फील्ड में भ्रमण कराया जाता है और वास्तविक अनुभव दिलाया जाता है। Introductory lectures which are followed by inspection trips to departments and field stations. Departments and field stations. विभागों और क्षेत्र में जहां पर कि काम हो रहा है वहां ले जाकर के आपको दिखाते हैं कि काम ऐसे होता है, ठीक है। इसमें थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ज्ञान दिए जाते हैं। अभी तक आपका सिर्फ सिद्धांत चल रहा था, केस स्टडी भी सिद्धांत थी, इंसिडेंस मेथड में भी सिद्धांत था। अब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में हम आपको ले गए वहां जहां आपको काम करना है ना, और बैठा करके बोले कि देखो अभी तुमको क्लास में बताया देना कि ये ऐसे ऐसे होता है, अब देखो ये कैश बुक ये ऐसे लिखी जाती है, हाँ बड़ा बाबू लिखा भला, फिर बड़े बाबू लिख करके बताएगा कि ये एंट्री ऐसे, ये एंट्री ऐसे, ये एंट्री ऐसे होती है, बुक कीपिंग ऐसे की। किताब में पढ़ना और एक्चुअल कैश बुक देख लेना दोनों अलग अलग चीजें,
जिसने बीकॉम एमकॉम किया होगा उसने किताब में खूब पढ़ा होगा, पर उसने कभी भी जिंदगी में वास्तविक लेजर नहीं देखा होगा, वास्तविक कैश बुक नहीं देखी होगी। होंगे बीकॉम है एमकॉम है ना। तो यहाँ पर दोनों होता है, थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, रोल प्ले, भूमिका निर्वहन। भूमिका निर्वहन में प्रशिक्षु को एक वास्तविक प्रबंधकीय परिस्थिति में कार्य करने के लिए कहा जाता है। The trainee is asked to play a practical role in actual field situation. Actual field situation. पिछली क्लास में मैंने आपको सर्कुलर ट्रेनिंग बताई थी, वृत्तीय प्रशिक्षण, याद है कैसे की? फाउंडेशन में जो सिखाते हैं उसके प्रैक्टिकल एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट। फाउंडेशन ट्रेनिंग अलग थी, सर्कुलर उसको लेक्चर हॉल में सिखाया गया था, इसको प्रैक्टिकली सिखाया अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाता है। हाँ, एक आईएएस अधिकारी को एक हफ्ते पटवारी की ट्रेनिंग, पटवारी बना देते हैं, तुम फलाने पटवारी हल्का के पटवारी हो और काम करो पटवारी। फिर उसको तहसील में ले आते हैं तो बोलते हैं पेशकार का काम करो, अब ऑफिस कानूनगो का काम करो, एक हफ्ता सबका काम करो। फिर 1 महीना के लिए थाना भेज देते हैं, तो थाना में उसका ट्रेनिंग शेड्यूल बनता है कि 15 दिन के लिए मुंशी बनोगे और FIR लिखोगे और रोजनामचा लिखोगे। उसको खुद लिखना पड़ता है, मुंशी बगल में बैठ जाता है, फिर बताता है, गाइड करता है, पर अपने हाथ से आईएएस अधिकारी जो नया होता है उसको हाथ से रोजनामचा लिखना पड़ता है, FIR दर्ज करनी पड़ती है। फिर उसको सिंचाई विभाग भेज देते हैं कि जाओ देखो पुल कैसे बनता है, नहर कैसे बनती है, बांध कैसे बनाया जाता है ना। तो वहां उसका काम लिया जाता है, मतलब रोल प्ले करता है। अब वो वास्तविक व्यावहारिक ज्ञान ले रहा है। रोल प्ले में क्या हो रहा है, एक्चुअल प्रैक्टिकल सिचुएशन में बंदा बैठ करके उस भूमिका का निर्वहन कर रहा है जो कल उसको करना है, कल उसको करना है। कल उसी पटवारी, उसी सिंचाई विभाग, उसी पुलिस के ऊपर उसको कंट्रोल करना है। उसने रोजनामचा जिंदगी में लिखा नहीं तो क्या जानेगा, पुलिस वाला कुछ भी बता देगा कि साहब रोजनामचा में चढ़ा करके आए हैं कि रोजनामचा में नहीं चढ़ाए। अब आप सोचने लगे कि रोज में नमक पड़ा था कि नहीं पड़ा था, रोजनामचा मैंने कहा आ गई बात समझ में, रोल प्ले क्या है। और सबसे उन्नत विधि है प्रशिक्षण की सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, संवेदनशीलता प्रशिक्षण। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, संवेदनशीलता प्रशिक्षण। यही सबसे कठिन है। संवेदनशीलता प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं की अभिवृत्ति में परिवर्तन किया जाता है। It involves change in attitudes of the trainees.
प्रशिक्षु एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया के द्वारा अपनी और दूसरों की खूबियां और कमियां पहचानते हैं, स्वयं पहचानते हैं. इट इन्वॉल्व्स exposure of idiosyncrasies of fellow trainees who rub it off through mutual interaction. हिंदी वाले भी ये वर्ड याद कर लें. बार पूछा था ना कि स्टीरियोटाइप का अर्थ, टेस्ट में आया था ना स्टीरियोटाइप, रूढ़िगत सोच. इससे प्रशिक्षुओं को अपनी और दूसरों की वो कमियां और खूबियां पता चलती हैं जिनको उन्होंने अभी तक जाना ही नहीं था. They come to know about their good or odd behavior which had gone unnoticed yet. इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती. There is no training. कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता. ये आत्मविश्लेषण और आत्म विकास की विधि है. This is a method of self analysis and self development. Self analysis and self development. ये याद है? इन्होंने ये विधि विकसित की. मैंने आपको बताया था हर आदमी में एक मानसिक बीमारी है. हमें बैठो तो बताओ. धारणा बनानी इसी के बारे में. सच कर I am the best. यस, आत्ममुग्धता की बीमारी. हर व्यक्ति अपने आप पर मुग्ध है. शीशे के सामने खड़ा हो जाता है. तो आजकल आप लोग देख रहे होंगे सेल्फी खट से मारी फेसबुक में चली. लग रहा है कि लोगों को कितना पसंद आ रहा है. लोग सोचे कि यह बिलारी एक बार बताया तुमने, लोग आपको यही बताते हैं मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद. साला भिंडी से पूछो वो तेरे को पसंद करती है कि नहीं करती. क्योंकि दुनिया भिंडी के बगैर नहीं चलेगी, तेरे बगैर चलेगी. ये दुनिया के लिए भिंडी इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू. लाल रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पसंद है तो साले डूब मरो. तुम्हारे कारण दुनिया से लाल रंग खत्म कर देंगे हम. लाल रंग नहीं पसंद है तुमको, तुम हो क्या? मोदी मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल पसंद. जाने ना पावे जाने पाई तू पसंद नहीं करते. उड़ीसा में कितने रूसी मरे 3 दिन के अंदर? 3. पुतिन की आपने आलोचना की और धरती पे जहां कहीं भी आप रहेंगे
सुहाग होती है। जाने ना पापा कि तुमको मोदी पसंद है। पर लोग मिलेंगे आपको कि मुझे ये पसंद नहीं है और मुझे ये पसंद है। अरे मुझसे पूछो कि तुम पसंद हो कि नहीं। तुम और ये तुम्हारी ये नौटंकी जो चलती है दिन भर, ये पसंद नहीं। मौका मिला तुरंत माइक पकड़ लेंगे और गाना गाने लगेंगे, वो मेरे दिल के चैन, साला मेरे दिल का चैन छोड़, मेरे दिल के चैन। ये आप तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक आप खुद इस चीज को नहीं समझेंगे। मैं अगर आपको बताऊंगा मैं, तो क्या आप कभी मानेंगे? मैं का मतलब ये आप कोई भी हो सकते हैं, ये इसको बताए और ये इसको बताए, तो क्या मानेंगे? कभी नहीं। दुश्मन हो जाएंगे। बहुत पहले कहे थे कबीरदास जी, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवा, है ना? पर कोई रखता नहीं है। आपने निंदा की और आप दुश्मन बन गए। दो चीज कभी मत करिएगा जीवन में। एक, दूसरे को पैसा उधार मत दीजिएगा और ज्ञान सेध में न दीजिएगा। सेध में ज्ञान किसी को नहीं देना है, समय पे आते नहीं काम। फीस लेना है पहले, फिर ज्ञान तब ज्ञान की कीमत रहेगी, है ना? ठीक है। अब घूस दिए तो जो घूस लिया वो आपको दुश्मन समझने लगेगा, क्योंकि लौटाएगा है नहीं, और मांगोगे आप है ये कभी न कभी। ये सबसे कठिन होता है अभिवृत्ति में परिवर्तन। उदाहरण के तौर पर शायद कल हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था, हमें मैनेजर में क्या चेंज करना है। इनका नाम मैं कल पूछा था आपसे, किसका है? डगलस मैकग्रेगर का है, थियरी एक्स थियरी वाई। डगलस मैकग्रेगर कहता है कि ज्यादातर मैनेजर थियरी एक्स विचारधारा के होते हैं, मतलब अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। उनका ये मानना है कि उनका सबऑर्डिनेट कामचोर होता है, उसमें नॉलेज नहीं है, उसमें स्किल नहीं है, वो काम नहीं करना चाहता, वो दायित्व नहीं उठाना चाहता, और इस कारण उनका उसी तरह का व्यवहार होता है। और उनका व्यवहार होता है ए और बी। क्रिसैलियस ने कहा जिस मैनेजर का एक्स टाइप का सोच होगी वो ए टाइप का बिहेव करेगा, मतलब अपने सबऑर्डिनेट को हड़काएगा, चमकाएगा, सिर पे बैठा रहेगा। और जो अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में वाई टाइप की सोच रखेगा वो बी टाइप का व्यवहार करेगा। वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर विश्वास करेगा, उनकी क्षमताओं पर विश्वास करेगा, ये मानेगा कि वो दायित्व लेना चाहते हैं, उनमें नया ज्ञानार्जन करने की रुचि है, वो अपना विकास करना चाहते हैं, और इसलिए वो अपने सबऑर्डिनेट से प्रेम से बात करेगा, उन्हें जिम्मेदारी देगा, डेलीगेशन देगा, ठीक है, नया ज्ञान उन्हें देगा। वो बी टाइप का बिहेव करेगा। मैकग्रेगर सेट की ज्यादातर मैनेजर एक्स विचारधारा के, बहुत कम वाई विचारधारा के। हमारा काम है उसकी सोच को एक्स से वाई में बदल देना, ताकि ए से वो बी टाइप का व्यवहार करें। मनुष्य जानवर हो कि नहीं? जानवर हो कि नहीं? कितने लोग कहते हैं कि वो जानवर हैं? बहुत कम लोग हैं। इसका मतलब कि बाकी जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया वो सब पेड़ पौधा है। क्योंकि
लाइफ को तो 2 ही किंगडम्स में विभाजित किया गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल। जो एनिमल नहीं है वो प्लांट होगा, तो आप प्लांट हैं, तो एनिमल है माने जानवर। अब हम पेड़ ना मारिए। और चार्ल्स डार्विन ने बताया है आपको, यदि जीव है ना तो आपके जीवन के 2 ही लक्ष्य हैं। एक, अपने जीवन को बचाना, और दूसरा, अधिक से अधिक संतानोत्पत्ति करना, अपने जीन्स का प्रोपगेशन करना, ऑफस्प्रिंग पैदा करना। 2 ही काम है। बाकी सब काम जो आप परोपकार है, ये है, वो है, ताम झाम है, सब मिथ्या है, सब फर्जीवाड़ा है। आप सिर्फ उतना करते हो जितना आपको अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जरूरी लगता है। दूसरों की मदद कर देते हो कभी कभी, क्योंकि आप अपेक्षा करते हो कि आपकी जरूरत पर वो आपकी मदद करेंगे। परोपकार नहीं होता। हर आदमी यदि जीव है तो स्वार्थी है, परोपकारी सिर्फ मृत होता है। पत्थर परोपकारी है, ये कुर्सी परोपकारी है जिसके ऊपर रोज चढ़ के 3 घंटा बैठे रहते हैं, आप गुहार नहीं मार रहे, बारिश करो कौन है, टूट जाएगी, 5 लोग खड़े हो जाओ टूट जाएगी, पर हल्ला कभी नहीं करेगी कि रहा जा मरे मरे बात। परोपकार सिर्फ डेड कर सकता है, जो जीव है वो परोपकारी नहीं। तो वो जो अपने आप को जिंदा रखने की, अपने आप को बचाने की एक नेचुरल सी प्रवृत्ति है, जेनेटिक प्रवृत्ति है वो आपके में एक विचारधारा पैदा करती है, वो आपके में लोगों के प्रति अविश्वास की विचारधारा पैदा करती है, क्योंकि हर जानवर भयाक्रांत होता है, भय होता है अपने जीवन का, स्व का, अहम का, होता है नहीं? मेरे कहने पे नहीं मानोगे, सेल्फ एनालिसिस करना, आत्मविश्लेषण करिएगा। मनुष्य का जो व्यवहार है उनका नाम सुने, फ्रायड, लिखा फ्रूड है पर इनका नाम है फ्रायड, साइमन फ्रायड, फ्रांसीसी हैं, साइमन फ्रायड। ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, साइको एनालिटिकल थियरी के संस्थापक हैं, साइको एनालिटिकल थियरी के संस्थापक हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। लिखी साइको एनालिटिकल थियरी, ये नहीं पूछेगा साइको एनालिटिकल थियरी, फ्रायड का नाम भी नहीं पूछेगा। तो वो जो कॉन्सेप्ट दे रहा है वो आपको पता होना चाहिए। विद्वानों का नाम मैंने आपको बताया है, 4 ही 5 हैं जो पूछेगा। फ्रायड का ये कहना है कि किसी भी मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो एक आइसबर्ग की तरह होता है। आइसबर्ग मतलब समुद्र में तैरती हुई बर्फ की शिला। समुद्र में तैरती हुई बर्फ की शिला का 1/9 हिस्सा पानी के ऊपर और 8/9 हिस्सा पानी के अंदर होता है। उसने कहा कि मनुष्य खुद भी नहीं जानता है कि उसने जो व्यवहार किया वो क्यों किया। आप खुद नहीं जानते कई बार कि आपने ऐसा क्यों किया, बस आप कर जाते हो। तो कैसे कर जाते हो? उन्होंने कहा कि वो जो 8/9 सब कॉन्शियस है आपका, जो अवचेतन है आपका,
वो आपके व्यवहार को गाइड करता है। सबकॉन्शियस आपके बिहेवियर को गाइड करता है। इनफैक्ट प्रोग्राम्ड है आपका सबकॉन्शियस। इस सबकॉन्शियस के वो कहता है कि 3 भाग हैं, 3 डायमेंशन हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। यदि आप टीचर का फॉर्म भरोगे तो आपको ये बड़े विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। एमबीए अगर कर रहे होते तो वो भी बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ता, पर मेरा काम आपको 15 दिन में एमबीए कराना है ना, तो बहुत विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा। पर एक मैनेजर के लिए अपने और दूसरों के व्यवहार को समझने के लिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है, नॉलेज बहुत जरूरी है। आप मैनेज करने के लिए हो ना, दूसरों का काम लेने के लिए। एंड दी अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज हमको ये बदलना है, आपकी ये बदलना है, एटीट्यूड बदलना है। तो एटीट्यूड सबकॉन्शियस आपका निर्धारित करता है, अवचेतन। इड हिंदी भाषा में एक शब्द है अहंकार, उससे प्रेरित है, मतलब उसके सर्वाधिक निकट है। इड इज अहंकार। नॉर्मली बोलचाल की भाषा में आप सभी ईगो को अहंकार कहते हो, है ना। ये बड़ा ईगोइस्ट है, साठ तना रहते मनी धारण बोलते नहीं है, कुछ नहीं का समझ सकते हैं, है ना। आप गलत शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। इट इज इड। आपको कहना चाहिए कि बड़ा इडिस्ट है, टेणुआन रहत है, वो इड है। वो इड आपका जानवर है, वो इनहेरेंट है, वो बायोलॉजिकल है, वो जीन्स में है। इड पैदा होता है आपकी आत्मरक्षा के भय से। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो व्यक्ति अहंकारी है, जिसको गुस्सा आता है, उसके में उतना ही ज्यादा भय, गुस्सा डर से पैदा होता है, भय से पैदा होता है। जिसके में आत्मविश्वास होगा उसको गुस्सा नहीं आएगा। जितना ज्यादा भयाक्रांत होगा उतना ज्यादा गुस्सैल होगा, उतना ज्यादा टेणुआन रहेगा, उतना ज्यादा लोगों से इंटरैक्शन करने में डरता है, भय करता है, इसलिए इंटरैक्शन नहीं करता है, टेणुआन रहता है। सांप कितना भी जहरीला हो, आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहिए, आपके बगल से आपके ऊपर चढ़ करके निकल जाएगा, कभी नहीं काटेगा, कभी नहीं काटेगा, गारंटी है। क्योंकि उसका जो जहर है ना, वो सेल्फ डिफेंस के लिए दिया गया है, और एक बार उसने आपको काट लिया तो उसकी जहर की थैली खाली हो जाएगी, और ज्यादातर सांपों में वो जहर वापस डेवलप होने के लिए 24 घंटा लगता है, और 24 घंटे अब वो डिफेंसलेस है, अब कोई भी मार सकता है उसको, क्योंकि उसके पास जहर नहीं है अपनी सुरक्षा के लिए। इसलिए जब तक कि उसको अपने जान का खतरा नहीं महसूस होगा, वो आपको काट नहीं सकता। काटेगा तब जब आप उसको छेड़ोगे, जब आप उसके ऊपर पांव रखोगे, तब जब उसको लगेगा कि मरने वाले हैं, तब काटेगा। शेर आप पर आक्रमण तभी करेगा जब या तो भूखा होगा या आपसे डरा। शेर को पता है कि अगर मैं घायल हो गया, ये चीज वो जानता है, अगर वो घायल हो गया तो साहब जंगल में अस्पताल नहीं है, इलाज नहीं होने वाला, फिर वो तड़प तड़प के मरने वाला है। अगर एक दांत टूट गया उसका, एक नाखून टूट गया उसका, कहीं पांव की हड्डी टूट गई उसकी, पीठ में चोट लग गई उसकी, तो ठीक कैसे होगा? वहां ठीक हो जाएगा चोट जहां पर वो चाट सकता है, पर
जहां नहीं चाट सकता वहां अगर चोट लग गई तो तड़प तड़प के मरने वाला है। शेर हर एनकाउंटर अवॉइड करता है, तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक डरा नहीं होगा। और जो आक्रमण कर रहा है आपके ऊपर, आप मान लीजिए कि वो डरा हुआ है। आप में भी वो जानवर है, आप में भी है नहीं। तो जितना ज्यादा डरा होगा उतना इट उसका स्ट्रॉन्ग होगा। और ज्यादातर बिहेवियर आपका फर्स्ट रिएक्शन इड कंट्रोल करता है। आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा, आप जा रहे थे तो गुंडा टाइप का आदमी मिला, आपने रास्ता नहीं खाली किया उसके लिए, लंबा चौड़ा था या दो चार तो गुंडा थे उसके आसपास, एक झापड़ के मारे बिछाया गया। जो रिएक्शन आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उठ के चार झापड़, यही है कि नहीं? है कि नहीं है? अंदर की यही है ना। अब यहाँ पर ईगो अगर है तो आएगा, तो जगेगा, रुक रुक रुक, कच्चा की फेंक चाहिए। ईगो आपका विवेक है। ईगो इज रैशनल पार्ट ऑफ योर ब्रेन, आपके मस्तिष्क की तर्क शक्ति। ये डेवलप करना पड़ता है। ये डेवलप होता है लर्निंग प्रोसेस से, आपके ज्ञानार्जन से आपके ईगो का विकास होता है। ईगो लाभ और हानि की तुलना करता है, लागत लाभ विश्लेषण करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, तौल मौल के निर्णय लेने के लिए आपको प्रेरित करता है। और सुपर ईगो है आपकी अंतरात्मा, कॉन्शियंस। अंतरात्मा, कॉन्शियंस। सुपर ईगो आपकी अपब्रिंगिंग में, बचपन में समाजीकरण की प्रक्रिया से धीरे धीरे विकसित होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस से। ये आपका वैल्यू सिस्टम है, ये आपकी मूल्य प्रणाली है जो आपने समाज का अंगीकार किया। आप मानते हो ना, पाप है और पुण्य है, सही और गलत है, उचित है अनुचित है। मैं आज आपको चाहूं कि सिखा दूं कि नहीं ये गलत है, मटन खाओगी? क्यों? कुपोषित हो, 32 किलो से ऊपर की होगी, प्रोटीन डाइट लेती है, वो कहती हो नहीं खाएंगे। ये सुपर ईगो है, उसको बचपन से सिखाया गया है मांसाहार गलत, पाप, पेट को कब्रिस्तान नहीं बनाना। अरे मुर्गा खाते हो तो कहे मुर्गा यही धरा रहता है, कब्रिस्तान में जहाँ रोटी जाती है वहां से मुर्गा भी निकल जाता है, टेंशन नहीं लेना। और आपके पुरखे हमेशा खाते थे, तब पुरखे खाते थे। गौतम बुद्ध के जमाने से बंद हुआ है मांसाहार। गौतम बुद्ध हालांकि सुअर का मांस खा के मरे, उदय मांसाहार करके मरे, दुनिया को सिखा गए, भारत को सिखा गए कि शाकाहारी रहना है। ये वैल्यू सिस्टम है साहब, ये नहीं बदलेगा। जो आपने उचित समझ लिया, जो मान लिया, आपको सिखाया जा सकता है 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र तक। फिर उसके बाद मूल्य प्रणाली में परिवर्तन बहुत कठिन होता है। ये मूल्य प्रणाली भी आपको निर्णय लेने में भूमिका निभाती है। आपको डॉक्टर लिख करके दे,
मुर्गा खाओ नहीं मर जाओगे, तुम पहले से खा रहे होगे। फिर भी आप नहीं खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। आप पूछेंगे दूध से काम न चलेगी, जो 3 गिलास आओ पिए जाएगा। ये 3 चीजें हैं जो आपके हर निर्णय को प्रभावित करती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपने किसको कितना डेवलप कर रखा है ना, किस तरह से डेवलप हो। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि इन ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट इतना कठिन है कि इसको मैनेजमेंट में कैसे लागू किया जाए, ये अमूमन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो एक प्रबंध वैज्ञानिक हैं एरिक बर्नी, इन्होंने विकसित किया। उन्होंने कहा कि एक मनुष्य के 3 ईगो स्टेट होते हैं, 3 ईगो स्टेट होते हैं। इनके अनुरूप उन्होंने कहा चाइल्ड ईगो स्टेट, ईगो के अनुरूप उन्होंने कहा एडल्ट ईगो स्टेट, और सुपर ईगो को उन्होंने पेरेंट कहा। उन्होंने कहा कि ये 2 ही संचार विधियां हैं जो हेल्दी हैं, जहां सकारात्मक सूचना का आदान प्रदान हो रहा होगा। जब कोई आदमी, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति इन 3 में से किसी एक ईगो स्टेट पर हमेशा रहता है। या तो वो एज पेरेंट ईगो स्टेट में होगा, मम्मी पापा अभिभावक बना होगा और ज्ञान दे रहा होगा, या चाइल्ड में होगा तो ज्ञान ले रहा होगा, है ना, सुन रहा होगा, या तर्क शक्ति वाला एडल्ट ईगो स्टेट में होगा। मम्मी पापा लोग क्या करते हैं? आपकी आलोचना और आपको ज्ञान देते हैं, आलोचना करते हैं और ज्ञान देते हैं। आजकल के लड़का 2 कौड़ी की सहूल नहीं है ना, बुजुर्गन के सम्मान करता बिजरी कहते हैं कि नहीं कहते? कोया नहीं कहा पहले रहते हैं, तू बताइए फटा फटा बुढ़वा से फुल पैंट पीगा। अरे फुल पैंट फुल मुआ भर हो जाए, जहां तक हमारा अब बुढ़वा पहले है, अब बिल्कुल चपका रहते हैं। अब इन्हें गोड़ा ऐसा करा तो फाट गया। चार ध्यान देते रहते कि नहीं देते? ये पेरेंट्स का काम है। उनके माँ बाप ने भी उनको यही लेक्चर दिया था, आप भी अपनी औलादों को यही लेक्चर देने वाले हो। हर आदमी इस प्रक्रम से गुजरता है और हमेशा से गुजरता रहा है। ठीक है, अन्यथा मत लीजिएगा। तो आदमी कभी पेरेंट ईगो स्टेट में होता है, कभी एडल्ट ईगो स्टेट में होता है, कभी चाइल्ड ईगो स्टेट में होता है। जब ईड हावी होता है तो चाइल्ड ईगो स्टेट में, ईगो हावी होता है तो एडल्ट ईगो स्टेट में, सुपर ईगो हावी होता है तो पेरेंट ईगो स्टेट में। इनमें से सबसे डेंजरस कौन सा है? इनमें से कुछ भी डेंजरस नहीं है। आप मूल्य प्रणाली में चली गई। मैंने आपको पहले बताया है, हिग्स एंड बुलेट ने बताया है, हैलो इफेक्ट, आभा मंडल प्रभाव। आपकी प्रवृत्ति है किसी को अच्छा और किसी को बुरा करने की, किसी को लाभप्रद किसी को हानिप्रद करने की। इस धरती पर ना कुछ अच्छा है और ना कुछ बुरा है, ना कोई देवता है ना कोई हैवान है, ना कोई ज्ञानी है और ना कोई अज्ञानी है। यही हैलो इफेक्ट है। ये पढ़ चुके हैं आप, फिर भी पूछ रहे हैं, है ना। ये सोच, ये प्रवृत्ति नहीं रखनी है, एडल्ट बनना है।
रीजनिंग मजबूत करिए, अपने विवेक को मजबूत कीजिए, तर्क शक्ति लगाइए। आपने देखा ना, टास्क बिहेवियर का भी उपयोग है, टीम बिहेवियर का भी उपयोग है। प्रबंध की जो चारों शैलियां हैं, चारों अपनी अपनी जगह फिट है, और जहां अपनी जगह नहीं है वहां अनफिट है। गलत जगह पर इस्तेमाल करोगे तो गलत है, सही जगह इस्तेमाल करो तो सही है ना। ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। पर बर्नी ये कहता है कि जो बंदा चाइल्ड ईगो स्टेट में होगा उससे कम्युनिकेशन आपको पैरेंट ईगो स्टेट में करना पड़ेगा। और अगर पैरेंट ईगो स्टेट में हो रहा है तो स्वस्थ ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो रहा। तब आप भी लेक्चर दे रहे हो और वो भी लेक्चर दे रहा है, सुन तो कोई रहा ही नहीं, है ना। जब आप यहाँ बैठे होगे तो आपको चाइल्ड ईगो स्टेट में जाना पड़ेगा और मुझे पैरेंट ईगो स्टेट में जाना पड़ेगा। भले आप में से किसी की उम्र मुझसे ज्यादा हो, है तो नहीं वैसे, पर मान पर टाइम हो गया, ठीक, कल करें।